साथियों नमस्कार, मैं हूं ताला तहज़ीब की नगरी अलीगढ़ से और मेरे साथ में हैं प्रोफेसर अबू सुफियान इस्लाही साहब, जो तालिबे इल्म को ज्ञान के माध्यम से ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम करते हैं। आप अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में एक लंबे समय से अरबिक डिपार्टमेंट में लोगों को धार्मिक शिक्षा देने का कार्य करते चले आ रहे हैं। आइए हम बात करते हैं। बात करने का मौका भी है और बहाना भी। अभी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कुलपति जी का समय ख़त्म हो चुका था और अब नई कार्यकारिणी गठित हो चुकी है। कुलपति जी का इलेक्शन होना है और अबू सुफियान इस्लाही साहब का नाम आ रहा है कि अगले कुलपति सर ही होंगे। तो आइए बात करते हैं। सर नमस्कार, आदाब। आदाब। कहाँ तक सच्चाई है सर ये जो हमारे तक बात आई है, कुलपति अलीगढ़ मुस्लिम विश्व की और देश की नामचीन विश्वविद्यालय में आप कुलपति बनने जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो बात ये कहना चाहूँगा कि जो बहुत ही ब्रीफ इंट्रोडक्शन मेरा आपने दिया है, ये तो सब इसमें सही है, लेकिन आपने इसमें एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि धार्मिक शिक्षा। मैं धार्मिक शिक्षा नहीं देता हूँ, मैं लिटरेचर की बात करता हूँ, मैं अदब की बात करता हूँ। और अदब एक ऐसी चीज़ है कि चाहे धार्मिक शिक्षा हो, चाहे साइंस की हो, मेडिकल की हो, किसी चीज़ की हो, लिटरेचर के बग़ैर, अदब के बग़ैर, आपने बार बार तहज़ीब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, कभी अदब के बग़ैर तहज़ीब वजूद में नहीं आती है। देखिए, आपने ये मुझसे ये भी सवाल में आप कहा कि आप कुलपति की रेस में हैं। मैं इसको भी कहना चाहता हूँ कि मैं कुलपति की रेस में नहीं हूँ, बल्कि मैं तो अपने आप को माइनस करना चाहता हूँ। मैं अपने आप को कुछ समझता ही नहीं हूँ। मैं तो ये समझता हूँ कि मैं यूनिवर्सिटी को लेके चल रहा हूँ और यूनिवर्सिटी की ज़ुबान से मैं कुछ कहलवाना चाहता हूँ कि यूनिवर्सिटी की जो शक्ल थी वो कुछ डिशेप हो गई है और जो यूनिवर्सिटी की माज़ी की शक्ल थी, सर सैयद ने जो इसको शक्ल दिया था और जिस तरीके से इसे संवारा था, बनाया था, जो इसकी एक तहज़ीब थी, जो एक ट्रेडिशन थी, जो इसको एक एजुकेशन थी, मैं उसको उस ट्रैक पे लाना चाहता हूँ। और मुझे ऐसा महसूस होता है, मेरा ये ख़्याल है कि यूनिवर्सिटी कुछ हटती हुई नज़र आती है, बल्कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि काफ़ी हट गई है। तो यूनिवर्सिटी के जो आँसू है, मैं एक कुलपति के रूप में, बल्कि इसका एक ख़ादिम बनकर यूनिवर्सिटी के आंसू को पोंछना चाहता हूँ और यूनिवर्सिटी को सँवारना चाहता हूँ। ये मेरे जज़्बात हैं, ये मेरे हौसले हैं। मैं कुछ बनना नहीं चाहता हूँ, किसी कुर्सी पे बैठना नहीं चाहता हूँ, बल्कि यूनिवर्सिटी में जो ग़िलाज़त है, जो कूड़ा है, जो करकट है, उसे अपने हाथों से हटाना चाहता हूँ। बहुत बेहतर अंदाज में बहुत कुछ कह दिया आपने। शाना बशाना हम भी विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं, कई वर्षों से, कह दें तो कई दशक से भी हम भी लोग जुड़े हैं। यकीनन जो तालिबे इल्म हों या तलबा हों या असातिज़ात हों, उन्होंने एक ऐसी कंडीशन पैदा हुई विश्वविद्यालय में जो अक्सर विवादों के घेरे में समाचार पत्रों में प्रकाशित होते रहे, चैनल्स पर प्रकाशित होते रहे। आदरणीय, आपने कहा कि मैं धर्म की शिक्षा नहीं बल्कि ज्ञान दे रहा हूँ। मैं नो डाउट, आप बिल्कुल बेहतर कह रहे हैं। लेकिन जब हम आपकी बैकग्राउंड में जाएंगे तो आपने बीए, एमए, बीए, एमफिल, पीएचडी अरेबिक में की। आखिर क्या कारण था? अरेबिक में ही आप आगे बढ़े। इंग्लिश में जा सकते थे सर, हिंदी डिपार्टमेंट में जा सकते थे, उर्दू में जा सकते थे और बहुत से विभागों में आप जा सकते थे। आपने अरेबिक ही क्यों चुना, जिससे स्पष्ट है कि आपकी पृष्ठभूमि धार्मिक और आध्यात्मिक है? मैं समझता हूँ कि शायद ये समझने में कुछ आपसे गलती हुई है, या कुछ ऐसी चीज़ आपने पढ़ी है, कुछ ऐसा मटेरियल आपके सामने है कि जिसको आप धर्म से अरबिक को जोड़ते हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो मॉडर्न अरबिक है, उसका ताल्लुक बेसिकली ज़ुबान का ताल्लुक धर्म से नहीं है, और जो ये ज़ुबान थी वो कुरान के आने से पहले भी थी, अल्लाह के रसूल के आने से पहले भी थी। अरब की ज़ुबान, कुरान तो बाद में आया उस ज़ुबान में, लेकिन अरबिक उससे पहले मौजूद थी। तो अरबिक ज़ुबान को अगर आप पढ़िए, तो मैं तो यहाँ बहुत लंबी गुफ्तगू नहीं करूँगा, बल्कि इतना कहना चाहता हूँ
कि अगर आप हिंदुस्तान को जानना चाहते हैं तो अरबिक के बगैर आप जान नहीं सकते हैं। हिंदुस्तान को पहचानना अगर आप चाहते हैं तो अरबिक को कभी पहचान नहीं सकते हैं। अगर हिंदुस्तान की तस्वीर क्या है, हिंदुस्तान की तारीख़ क्या है, हिंदुस्तान को अगर आप पढ़ना चाहें, उसकी तस्वीर को असल रूप में देखना चाहें, तो बैरूनी की जो किताब है, किताबुल हिंद है, इससे बड़ी किताब हिंदी में नहीं लिखी गई, इससे बड़ी किताब उर्दू में नहीं लिखी गई, इससे बड़ी किताब संस्कृत में नहीं लिखी गई। बैरूनी ने संस्कृत भी पढ़ा था और सिर्फ़ इसलिए पढ़ा था कि मैं यहाँ के लोगों को, सिर्फ मुसलमानों को नहीं, यहाँ के जितने धर्म के लोग हैं, जितनी कौमें हिंदुस्तान हैं, उसको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिस मुल्क में तुम रहते हो, ये मुल्क कितना कीमती है, कितना बड़ा है, कितनी इसकी बुलंदियाँ हैं, लेकिन तुम रहकर भी नहीं जानते हो। तो अरबिक के माध्यम से, अरबिक लिटरेचर के हवाले से हिंदुस्तान पे जो सबसे बड़ा काम किया है वो अल बैरूनी ने किया है, किताबुल हिंद लिख कर किया है। इसी तरीके से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि बहुत बड़े पहले चंद साल हिंदुस्तान के बड़े जो स्कॉलर थे, बहुत ही मारूफ किस्म के स्कॉलर थे, जब उन्होंने मुझसे ये सवाल किया एक इंटरव्यू में, बल्कि ये भी कहना चाहता हूँ कि मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी का जब मैं इंटरव्यू दे रहा था वीसी शिप के लिए, जो फाइनली मेरा इंटरव्यू था, मुझसे उन्होंने ये पूछा था कि अगर हम वाइस चांसलर आपको बना दें तो कोई ऐसा बड़ा काम आप कैसे करेंगे, क्योंकि आप एक बहुत बड़ी स्कॉलर भी हैं, एकेडमिशियन में हैं, तो कौन सा बड़ा काम करेंगे। 3-4 वाइस चांसलर्स उस पैनल में थे। मैंने कहा मैं ये काम करना चाहता हूँ कि मैं एक ऐसी किताब लिखना चाहता हूँ कि अरबिक लिटरेचर में संस्कृत के अल्फाज कहाँ-कहाँ हैं। ये कहा तो वो बिल्कुल हैर कि अरबिक में संस्कृत के अल्फाज। मैंने कहा अरबिक में संस्कृत के अल्फाज कहाँ-कहाँ हैं, हिंदुस्तान की तस्वीर कहाँ-कहाँ है। मैं उस पर ऐसी किताब लिखूँगी कि दुनिया में अब तक किताब लिखी नहीं है। और लिख सकता हूँ, मज़मून मेरा है, लेकिन मैं किताब बनाना चाहता हूँ कि एक किताब बनाऊँ और हिंदुस्तान को दिखाऊँ कि मैंने हिंदुस्तान को कैसे देखा। और यकीन जानिए कि जिस तरीके से मैं देखा है, इसे मैं दावा तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं ज़रूर झुक कर ये बात कह सकता हूँ, अपना सर झुका के कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान को एक ऐसी किताब शायद मुस्तक़बिल में दे दूँ कि अरबिक का संस्कृत का रिलेशन क्या है, दोनों में ताल्लुकात क्या हैं, या हिंदुस्तान से अरबों के क्या ताल्लुकात हैं, हिंदुस्तान की किस तरीके से तिजारत अल्लाह के रसूल के आने से पहले होती थी। ये जो सारी चीज़ें हैं शायद बहुत कम लोग जानते हैं। तो इसलिए अरबिक को धर्म से जोड़ना, अरबिक को धार्मिक लैंग्वेज बताना, मैं समझता हूँ कि हकीकत को झुटलाना है या सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है। बड़ी अच्छी बात कही आप सर। यकीनन प्रोफेसर हैं और बहुत ज्ञान का सागर है, निरंतर ज्ञान के शब्द आपके होठों से निकलते रहेंगे। पहला सवाल, क्या आप कुलपति की कुर्सी पर बैठना चाहते हैं या नहीं? मैं देखिए कुर्सी पर यूँ बैठना चाहता हूँ जैसे एक दौड़ होती है और एक रेस होती है, ख़ास तौर से आज के इस ज़माने में, मॉडर्न ज़माने में, जिसको ख्वाहिशें कहते हैं कि हज़ारों ख्वाहिशें हैं कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। मैं बनना चाहता हूँ, लेकिन इस कुर्सी को मैं एक्सपोज़ करूँ, अपने कद को बढ़ाऊँ। मैं अपने कद को बार-बार करके माइनस करना चाहता हूँ। इस कुर्सी को पाकर यूनिवर्सिटी के कद को बढ़ाना चाहता हूँ, यूनिवर्सिटी को सर, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाना चाहता हूँ। अलीगढ़ हाँ, मुस्लिम हाँ, विश्वविद्यालय जी, विश्व का 5वां और देश का 3रे नामचीन विश्वविद्यालय में, जी, और हर कोई चाहता है, और चाहता ही नहीं, लोगों को बढ़ना चाहिए, कुलपति की जो चेयर है उस तक पहुंचकर तलबाओं का और असातिज़ाओं का फ़ायदा करना चाहिए। जी, सर सैयद अहमद खान साहब ने सपना देखा, उन्होंने जी, कहा हिंदू और मुस्लिम जी, व्यक्ति की 2 आँखें, जी, दोनों ही बेहतर होंगी तभी दूर तक और दूरदृष्टि होगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वहीं पर सर डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर साहब का भी बड़ा योगदान रहा। जी, एससी, बीसी, ओबीसी, अल्पसंख्यक जी, और देश के प्रत्येक वर्ग को उन्होंने आगे बढ़ाया। जी, अक्सर विवादों में विश्वविद्यालय रहता है, रिजर्वेशन को लेकर जी, अक्सर समाचार पत्रों में समाचार आता है। जी, जब आप कुलपति बनेंगे जी, तो क्या इस विवाद को रोकने की प्रयास करेंगे? जो स्टूडेंट्स हैं, एससी, बीसी, ओबीसी, गरीब तबके के लोग, जी। क्या उनको मनोबल बढ़ाकर उनको प्रमोट करेंगे आप, या इसी ढर्रे पर निरंतर चलते रहेंगे? मैं जहाँ तक समझता हूँ, आप सर
विश्वविद्यालय के कुलपति की सीट पर पहुंच रहे हैं। हजारों ही नहीं बल्कि कई हजार छात्रों का भविष्य आपके शब्दों पर टिका हुआ है। देखिए, मैं ये पूरे तरीके से कहना चाहता हूँ, आम तौर से ये कहा जाता है कि सर सैयद इसके फाउंडर हैं। आप भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, सारे लोग जानते हैं, लेकिन मैं इस तरीके से सर सैयद को नहीं जानता हूँ। सर सैयद की शायद कोई तहरीर ऐसी नहीं है, कोई ऐसी लाइन नहीं है, कोई ऐसी किताब नहीं कि जिसको मैंने पढ़ा नहीं हो। हमारे पहले बहुत से वाइस चांसलर्स गुजरे हैं, सर सैयद इसके फाउंडर हैं, इसके बानी हैं। लेकिन मैं अपने बारे में कहना चाहता हूँ कि सिर्फ मैं इतने नहीं कहता हूँ, सर सैयद को पढ़ के कहता हूँ कि किस किस तरीके से उसे बनाया है। तो ये जो आपका सवाल है, सर सैयद का जो ये दरवाज़ा था, जो ये इदारा बनाया था, जो मदरसतुल उलूम था, जो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था, या अब जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, मैंने उनकी तहरीर पे, उनकी ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखा कि इस दरवाज़े को कभी उन्होंने किसी के लिए बंद किया हो। आप ओबीसी की बात करते हैं, समाज के पसमानदा तबके को बात कहते हैं, हिंदू और मुस्लिम समस्या का मसला आप पेश करते हैं, इसकी तारीख़ आप उठाइए तो सबसे पहले जो शख्स भी हुआ था वो कोई मुस्लिम नहीं था, वो गैर मुस्लिम था। और सर सैयद के ज़माने से अब तक मैं ये कहना चाहता हूँ कि कभी उन्होंने कभी तफरीक़ किया हो, कभी बाँटा हो हिंदू मुस्लिम कहकर, कभी ये बाँटा हो कि ये एक छोटी ज़ात से, छोटे तबके से बिलोंग करता है। मैं कहता हूँ कि मैं पढ़ के ये बात कहना चाहता हूँ कि सर सैयद ने इस इदारे को इसलिए कायम किया था कि जितनी कम्युनिटीज़ हैं उन सबको यहाँ दाखिला दिया जाए। लेकिन एक चीज़ सर सैयद इसे कहने में कोई हर्ज नहीं है, मौका तो सबको दिया जाएगा, सबके लिए दरवाज़ा खुला हुआ है। लेकिन उनका ये इदारा था कि मुस्लिम जो कम्युनिटी है वो बहुत ही बैकवर्ड हो चुकी है, एजुकेशनल बैकवर्डनेस का शिकार हो चुकी है। तो अगर मुस्लिम बैकवर्ड होगी तो पूरा मुल्क उसका मुतासिर होगा, सिर्फ मुस्लिम कौम मुतासिर नहीं होगी। तो वो ये चाहते थे कि सबको मौका दूंगा, लेकिन खुसूसन मेरी निगाह मुस्लिम बच्चों पर होगी। उनको थोड़ा से चूँकि गिरे हुए हैं, पसमादा हैं और बिल्कुल से बुझे हुए हैं, तो उनकी जो बुझी हुई आँखें हैं उनको मैं आँखें देना चाहता हूँ। जो दूर तक वो देख नहीं चाहते हैं उनको वो मैं थिंकिंग देना चाहता हूँ। यानी सर सैयद ने ये कि जो काम किया था सिर्फ किताब ख़त्म करने के पास नहीं किया था, कोर्स को ख़त्म करने के लिए यूनिवर्सिटी नहीं बनाई थी। सर सैयद को पढ़िए आप, उन्होंने रोशनी देने का काम किया था ताकि वो दूर तक देखें और मुल्क को बना सकें। आपने अभी ये कहा था कि इसकी दो आँखें हैं, एक हिंदू है, एक मुसलमान है, तो दोनों आँखों में इतनी बसारत हो, इतनी रोशनी हो कि वो दूर तक देख सकें, हिंदुस्तान को बना सकें। और हिंदुस्तान इतना मजबूत हो, हमारी यूनिवर्सिटी ने यही काम किया है कि चाहे आज़ादी की जंग हो, मुल्क को बनाने की बात हो, मुल्क की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हों, इन तमाम चीज़ों में यहाँ के जो फ़ारिकीन हैं, यहाँ के जो तलबा हैं, यहाँ के जो असातिज़ा हैं, उनका जो योगदान है, उनका जो कंट्रीब्यूशन है, उनको जो खिदमत है, मैं नहीं समझता हूँ कि हिंदुस्तान का कोई ऐसा इदारा है, कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है कि जिसने इतना ज़्यादा हिंदुस्तान से प्यार किया हो, जिसने इतना ज़्यादा हिंदुस्तान को चाहा हो और हिंदुस्तान को संभालने की बात कही। तो ये सारी बातें जो आपने कही हैं, मैं समझता हूँ कि अखबारात की ज़ुबान हो सकती है, डिस्कशन की ज़ुबान हो सकती है, चैनल की ज़ुबान हो सकती है, लेकिन सर सैयद पर अगर कोई अच्छी तहकीक होगी, कोई अच्छी रिसर्च होगी, कोई अच्छी किताब लिखी जाएगी, तो मैं समझता हूँ कि सर सैयद पे सारे इल्ज़ामात हैं। कभी उन्होंने इसमें फ़र्क ही नहीं किया। उनके जो अहबाब थे उसमें अगर मुसलमान थे तो गैर मुस्लिम भी थे, दोनों से चंदा लेते थे। आप स्टेची हॉल को देखिए, उसको दीवारों को देखिए, आपकी इस सवाल का जवाब उस दीवार पे मौजूद है। अंग्रेज़ों से चंदा लिया था, अपने हिंदू भाइयों से चंदा लिया था। जो नवाब थे, जो राजा थे, नवाब मुसलमान, राजा जो हिंदू थे, राजाओं को जमा करते थे, नवाबीन को जमा करते थे, सबके कहते थे कि हिंदुस्तान को बढ़ाना है, हिंदुस्तान को बनाना है, हिंदुस्तान को रोशन करना है। तो इस यूनिवर्सिटी ने जो काम किया है, इसकी जो खिदमत है, और जो सारी हिंदुस्तान में यूनिवर्सिटी है, मैं सबको तो नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन बेशतर ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो किताब को ख़त्म करती हैं, जो कोर्स को ख़त्म करती हैं कि इतना पढ़ना है, इतने लेसन है। लेकिन सर सैयद ने लेसन के लिए, कोर्स को ख़त्म करने के लिए यूनिवर्सिटी को नहीं बनाया था।
उन्होंने इसलिए बनाया था कि मैं एक जज्बा दे दूँ, और वो जज्बा हुब्बे वतन का है, वतन से मोहब्बत की जाए, कौम से मोहब्बत की जाए। जो मुस्लिम बच्चे हैं, गैर मुस्लिम बच्चे हैं, उनको अपने दिल में चीर के बैठा लिया जाए। ये सर सैयद का इदारा सिखाता है, ये इसकी तारीख़ है, ये सर सैयद की तस्वीर है। अब मेरे सवाल का जवाब आपने आखिरी पल में दे दिया। जी। बहुत बेहतर शिक्षक हैं सर। जी। सवाल जिज्ञासा है सर कि आखिर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का कुलपति बनने की ही मन में क्यों आई? अभी बता रहे थे आपको वीसी बनाया जा रहा था किसी और यूनिवर्सिटी का, वहाँ क्यों ना जाके आप अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के ही कुलपति क्यों बनना चाहते हैं? जनाब आली, मैं बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। हिंदुस्तान के जो स्कॉलर्स हैं, जो मेन फिगर्स हैं, हिंदुस्तान को सबसे पहला अगर शख्स कोई है कि जिसने समझा है, हो सकता है मेरी इस बात से कोई इख्तिलाफ कर सकता है, लेकिन सर सैयद ने जिस तरीके से समझा है, मैं समझता हूँ कि सर सैयद की जो चाहत थी, जो उनके थाट्स थे, जो उनके फ़िक्र थे, जो उनका विज़न था, उसका विज़न और दूसरे लोगों का जो विज़न है, जब उसका मैं मुआवज़ना करता हूँ, जब उसकी कंपैरेटिव स्टडी करता हूँ, तो सर सैयद का मुझे विज़न वज़नी नज़र आता है। तो यही वजह है कि जब मैं अलीगढ़ नहीं आया था, तो मेरी ख्वाहिशें दिल में पलती थीं, परवान चढ़ती थी, बल्कि मुझसे बगावत करती थीं कि तुम यहाँ क्यों पढ़ते हो, तुम आज़मगढ़ में क्यों हो, तुम अलीगढ़ क्यों नहीं जाते। तो यूँ समझिए कि जब से मैंने होश संभाला, मैं सर सैयद से मोहब्बत करने लगा, सर सैयद को चाहने लगा। सर सैयद को नहीं, सर सैयद के फ़िक्र को, सर सैयद के चाहना तो ख़ानदानी चाहना हो जाएगा, किसी शख्स को चाहना हो जाएगा। तो उनके इसलिए विचारों को मैं उसको चाहता हूँ। जो उसका विचार था, उसमें इतनी सुंदरता है और इतना हुस्न है, इतनी खूबसूरत है कि लोगों को अपनी तरफ खींच लेता है। तो सर सैयद की जो फ़िक्री सुंदरता थी, उसने मुझे खींचा। तो अब ये मेरी मादरी इल्मी बन गई है, मैंने यहाँ पढ़ा है, यहाँ सीखा है। तो वो जो मेरी सीख है, जो मेरी मेहनत है, जो मेरी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ हैं, मैं चाहता हूँ कि भाई अगर अपना घर हो, उसके सजाने में अच्छा लगता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जहाँ मैं बैठा हूँ, ये मेरा घर है, लेकिन बाखुदा बाई गॉड मैं कहना चाहता हूँ कि कभी इस घर को मैं अपना घर नहीं समझा। यूनिवर्सिटी मेरा घर है, अगर इसकी दीवारें गिर जाती हैं, तो मुझे बनाने की इतनी फ़िक्र नहीं होती। यूनिवर्सिटी की दीवार जब गिर जाती है, मैं यूनिवर्सिटी से पैसे नहीं मांगता हूँ, अपनी जेब से निकल कर यूनिवर्सिटी की दीवार को तामीर कर देता हूँ। ये मिसाल मेरे पास है, और मेरी ज़िंदगी जो अब तक है, मैं कभी इदारे से लेना नहीं सीखा। मेरी 32 साल की जो यूनिवर्सिटी में गुजरी है, यकीन जानिए, मैं हवाले आप पूछ लीजिए, प्रूफ है मौजूद है जिन जिन इदारों में मैं रहा हूँ। 32 साल में एक पेज तो बहुत बड़ी बात है, मैंने कभी एक पेज नहीं लिया, कभी एक कलम नहीं लिया। और यूनिवर्सिटी में आपने भी खिदमत की बात पूछी थी, कोई जानवर मर जाता तो कसम खुदा की मैं इंतज़ार नहीं करता हूँ, नगर निगम का इंतज़ार नहीं करता हूँ, अपनी जो टीम है उठाने वाली झाड़ू, उसका मैं इंतज़ार नहीं करता हूँ। कुत्ते मरे हुए अपने हाथों से खींचता हूँ और उनको ले जाके वहाँ डालता हूँ जहाँ डालने की जगह है। तो सिर्फ पढ़ाता नहीं हूँ, मैंने बार बार इससे पहले कहा था कि मैंने एक एडिटोरियल लिखा था यहाँ के दरख्तों के ऊपर। लोगों ने मुझसे सवाल किया, तुम शाखों की बातें करते हो, तो इस सब शाखों में या दरख्तों की बात मैंने कहा मत करो। एक एक शाख मेरे सामने है, वो हिलती कैसे है, वो लहलहाती कैसी है, और ये शाखें कुछ गिला कैसे करती हैं। तो यूनिवर्सिटी जब गिला करती है, उसे मैं सुनता हूँ। यूनिवर्सिटी जब रोती है, तो उसके आंसू गिरते हुए मुझे नज़र आते हैं। तो मैं कुलपति नहीं बनना चाहता हूँ। इन आवाज़ों को सुनकर मैं उसे पौधों में पानी डालना चाहता हूँ, और उस कुर्सी पर बैठकर मैं यहाँ के तलबा को, यहाँ के असातिज़ा को संभालना चाहता हूँ। मैं तलबा से इतनी मोहब्बत करता हूँ, बल्कि छोटी सी बात कह दूँ, मैं ख़ुद टीचर हूँ। अपनी टीचर कम्युनिटी को अगर गिरा न गुज़रे, हमेशा मैं तलबा को अव्वलियत देता हूँ। और मेरे कमरे में प्रोफेसर्स बहुत काम आते हैं, टीचर्स बहुत काम आते हैं, तलबा की लाइन लगी रहती है, उनको चाय पिलाता हूँ। बहुत से बच्चे ऐसे कहते हैं कि सर, इनको आप सर पे चढ़ा रहे हैं, लेकिन मैंने कहा उस्ताद हूँ, कहाँ पर मुझे क्या स्टेप लेना है, किसको कब डांटना है, किसको अपने कमरे से कब निकालना है, और किसी बच्चे से कब सख्त और सुस्त कहना है, सब मैं जानता हूँ। लेकिन इन तमाम चीज़ों के साथ मैं बच्चों से जितना मोहब्बत करता हूँ, नॉन टीचिंग से भी करता हूँ, असातिज़ा भी करता हूँ, सबसे करता हूँ, लेकिन तलबा से, तालिबात से जितनी मोहब्बत करता हूँ, क्योंकि यूनिवर्सिटी यही है, मैं नहीं हूँ, मैं तनख्वाह लेता हूँ, टीचर्स तनख्वाह लेते हैं। तो मैं कभी भी मैंने
तलबा से जितनी मोहब्बत की है, मैं सबको तलबा को अगर मैंने बना दिया, देखिए सबसे बड़ा जो काम करता है वो मुअल्लिम करता है, वो टीचर करता है, और टीचर से बड़ा काम कोई नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टीचर कहा गया है, तो मुअल्लिम आईएएस देता है, मुअल्लिम बड़ा स्कॉलर देता है, मुअल्लिम टीचर प्राइम मिनिस्टर देता है, सदर देता है। यहाँ के सदर ज़ाकिर हुसैन थे, उन्होंने मुल्क को क्या क्या दिया। वो सिर्फ ज़ुबान से नहीं देते थे, तहरीर में भी देते थे। तो ये जो खाकसार आपके सामने बैठा है, सिर्फ बोलता नहीं हूँ, लिखता भी हूँ, और शायद बात में ये कह सकूँ, इसको भी गुरूर न समझा जाए, इसको भी किसी तरीके से दावा न समझा जाए। पूरी यूनिवर्सिटी में तकरीबन 3000 टीचर्स हैं, लेकिन अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो ये जो छोटा सा मेरा कद है, एकेडमिक जो मेरा कद है, 73 बुक्स मैंने लिखी है। शायद यूनिवर्सिटी में 73 बुक्स किसी की नहीं होगी। लेकिन ये बात झुक के कहना चाहता हूँ, मैं अपने बच्चों को, अपने तलबा को, अपने तालबात को दिन रात ही पढ़ाता हूँ। जब मेरे सामने वो आता है तो सबसे पहला जो मेरा सवाल होता है, तुम उठे कब हो। हमेशा मैं अपने तलबा से जल्द उठने की बात करता हूँ, सहरखेज़ी जिसको कहते हैं, फजर से की नमाज जो होती है उससे पहले उठने की बात करता हूँ। और सिर्फ इसलिए करता हूँ कि बगैर उठे हुए, बगैर जगे हुए, बगैर अपनी आँख से ख्वाब को निकाले हुए कोई बड़ा काम आप नहीं कर सकते हैं। टैगोर का मैंने नाम लिया, और बहुत से नाम ले सकता हूँ कि जितनी बड़ी शख्सियात गुजरी हैं। सर सैयद का नाम लेना चाहता हूँ, बहुत कम सोते थे। सर सैयद ने मुझे सिखाया है, मुझे कान पकड़ के बताया है कि जल्दी उठो। मैं जल्दी उठता हूँ और सर सैयद की टेक पे चलता हूँ। शायद इसीलिए मैंने 73 बुक्स लिखी है, और अभी तो मैं और लिखूँगा। मैंने अल्लाह ताला से तकरीबन 85 साल की उम्र मांगी है, लेकिन कंडीशनल वो मेरी डिमांड अल्लाह ताला से है। कंडीशनल डिमांड ये है कि मेरा हाथ चलता रहे, मेरा दिमाग चलता रहे, मेरा पैर चलता रहे, और पैर को इसलिए चलाता हूँ कि सेहत अच्छी रहे। जो बच्चा टहलता है उससे ये भी कहता हूँ, अगर मैंने टहलता हुआ तुमको देख लिया तो तुम्हारे नंबर कुछ बढ़ा दूँगा। टहलना इंतहाई स्टडी के लिए ज़रूरी है। 7 किलोमीटर चलता हूँ रोज़ाना डेली, ताकि ज़िंदा रहूँ, यूनिवर्सिटी को देख सकूँ। फजर से पहले जाता हूँ यूनिवर्सिटी में। कभी कभी ऐसा हुआ है कि बहुत से ऐसे लोग मुझे मिले हैं एक्सीडेंट में, जो खून में लथपथ हैं, कोई उसके करीब नहीं जाता है। कई बार ऐसा हुआ है कि उन खून में लथपथ लोगों को मैंने उठाया है अपने हाथों से। मेरे कपड़े ख़राब हो गए हैं, कोई रुकता नहीं था, एम्बुलेंस बुला के उसको मेडिकल कॉलेज में मैंने किया है। तो इंसान अगर यहाँ मर जाता तो उसको देखता हूँ, जानवर अगर मर जाते हैं, बखुदा कर रहा हूँ, कसम खुदा की ये सब चीज़ें मैं यूँ ही नहीं कर रहा हूँ, करके दिखाता हूँ और करता रहता हूँ। लोगों के मेरी इन चीज़ों को पता नहीं है, मैं अंधेरे में करता हूँ। लेकिन चूँकि इंटरव्यू आप ले रहे हैं, मेरे बारे में कुछ कहना चाहते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि जो अंधेरे में मेरी शख्सियत डूबी हुई है, मैं उसको मंज़र आम पे ले आऊँ। जो अंधेरे में हूँ, अंधेरे से निकल कर उस कुर्सी को बैठना नहीं चाहता हूँ। उस कुर्सी की जो तकाज़े हैं, उसकी जो डिमांड्स है, उसके जो फ़राइज़ हैं, उन फ़राइज़ को पूरा कर सकूँ। अगर उन फ़राइज़ को पूरा न कर सकूँ तो मेरा ये बैठना बिल्कुल लाहासिल है, बेकार है। तो इसलिए मैंने कहा कि कुर्सी की चाहत नहीं है, कुर्सी की जो डिमांड्स हैं उसकी मुझे चाहत है, उसकी जो ड्यूटीज़ हैं उसको मैं करना चाहता हूँ, उसको मैं यूनिवर्सिटी पे लागू करना चाहता हूँ। पूछते हैं कि आपका एजेंडा क्या है? मैं कहता हूँ मेरा कोई एजेंडा नहीं, यूनिवर्सिटी मेरा एजेंडा है। सर सैयद का विज़न मेरा एजेंडा है, सर सैयद की कहानियाँ मेरा एजेंडा है, उनकी ज़िंदगी मेरा एजेंडा है, हिस्ट्री हाल मेरा एजेंडा है। एक साहब आए, वीसी, वो भी वीसी के कैंडिडेट थे, हम दोनों एक साहब के यहाँ एक साथ पहुँच गए। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब ये तो आगे हैं, कुछ कहिए। मैंने कहा क्यों ना कहूँ, मेरा तो ओपन एजेंडा है यार। मेरा एजेंडा कोई खुफिया नहीं है कि मैं इस कुर्सी पर बैठना चाहता हूँ तो ये कर दूँगा, अपने ख़ानदान को लाऊँगा, अपने रिश्तेदारों को लाऊँगा। बखुदा कभी मेरा एम नहीं है, मेरे हाशिए ख़्याल में नहीं है। मैं उस चीज़ को मंज़र आप पे लाना चाहता हूँ जो सर सैयद की रूह कहती है, जो यूनिवर्सिटी का एजेंडा कहता है, जो यूनिवर्सिटी की कानून कहता है। यही मेरा एजेंडा, यूनिवर्सिटी का कानून मेरा एजेंडा है। बस ये मैं कहना चाहता हूँ आपसे। सर की बातों से लग रहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की दरो दीवार, दरख्त, रोम रोम से पूरे तरीके से आप कई दशकों से प्रेम करते चले हैं। ये का अंतरात्मा एक भाव निकल कर सामने आ रहा है, और बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात कर रहे हैं हम लोग। और चूँकि ज्ञान का अथाह सागर है, पात्रता होनी चाहिए हम में सुनने की, समझने की। लंबा बोल रहे हैं सर, क्योंकि क्वालिटी है, शब्दकोश है, और जो पड़ा है लगातार कई दशकों तक वो बाहर तो आएगा।
हम जैसे अज्ञानी तो नहीं कि कम बोलेंगे, कम सुनेंगे, कैपेसिटी नहीं है अपनी। ये मिट्टी के कच्चे बर्तन हैं, आप मिट्टी के पके हुए बर्तन हैं। तो लगातार सुनते रहें, बड़ी रोचक बातें और भी होंगी सर के साथ में। सर, माइनॉरिटी कैरेक्टर को लेकर न्यायालय में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का प्रकरण चल रहा है। अगर आप कुलपति की सीट पर पहुंचते हैं तो आपका क्या नज़रिया होगा इसके लिए? देखिए, सबसे पहले ये बात कहना चाहता हूँ कि जो इसका माइनॉरिटी कैरेक्टर है या उसको उर्दू में अक़लियती किरदार आप कहिए, मैं आने के बाद अगर मैं आ जाता हूँ, अगर मुझे खिदमत का मौका मिलता है, मैं वाइस चांसलर कहते हुए मुझे डर लगता है, मुझे शर्म आती है कि मैं अपने आप को वाइस चांसलर होने की बात करूं। अगर मुझे इसकी ज़िम्मेदारी सौंपी सर, जाती है, आपको डर और भय इसलिए लग रहा है कि कई पुराने पुराने कुलपति ऐसे कृत्य कर चुके हैं जो 1564 लोग दर-दर की ठोकर खा रहे हैं। क्या इसलिए आप कुलपति के पद को बार-बार पीछे हट रहे हैं? मतलब सीट पे तो बैठना है, लेकिन कुलपति के नाम से नहीं, वाइस चांसलर के नाम से। वाइस चांसलर के नाम बैठना चाहता हूं, लेकिन वाइस चांसलर का नाम देना मैं नहीं चाहता हूं। बिल्कुल, क्योंकि सर मैं की बात खादिम बिल्कुल हूं, लगातार क्योंकि 3 मैं खादिम विशेष हूं। हाँ, हाँ। 3 कुलपति जी से मेरी सीधी मुलाकात रही और शाना बशाना बहुत सी बातें हुई, लेकिन कार्य कुछ ऐसे कर गए कि 1564 लोग उसको भुगत रहे हैं। जो भी कुलपति महोदय आप सुन रहे हैं, जो भी तलेबा हजरात सुन रहे हैं, हमें कोई डर नहीं है। जो काम किया है, आपकी क्वालिटी जब आप विदाई ले रहे थे तो तलेबा आपके लिए क्या शब्द बोल रहे थे, ये आपको खुद अंदाजा होगा। जी सर। जनाब, पहले आपने माइनॉरिटी कैरेक्टर की बात कही है। सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि ये बात अदालत में है, कोर्ट में है। कोर्ट अगर हमसे इस सिलसिले का कोई मुतालबा करती है कि ये चीज़ लाइए, वो चीज़ लाइए, हम तो लेकर जाएंगे। लेकिन बर वक्त मैं ये समझता हूँ कि मेरा जो पहली जो सीढ़ी होगी, आपने तो कुर्सी की बात कही है, चलिए कुर्सी की बात कह रहता हूँ। उस पर बैठने के बाद मैं ये चाहूँगा, और शायद मुझे पूरा यकीन है, पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैं हुकूमत को और इदारे को, दोनों को एक साथ बिठाना चाहूँगा, दोनों को मिलाना चाहूँगा। और शायद मैंने अभी आपसे ये कहा कि मैं फाउंडर की हैसियत से सचेत को नहीं जानता हूँ, उनकी जो पूरी मूवमेंट है उस हैसियत से जानना चाहता हूँ। तो उस मूवमेंट की जो रूह है, जो सोल है, उसको मैं अदालत के सामने पेश करूँगा, उसको मैं गवर्नमेंट के सरकार के सामने पेश करूँगा। तो दोनों को मुतमईन करना चाहूँगा। मैं कभी फ़रीक की हैसियत से, कभी एक के डिफेंड करने वाले की हैसियत से मैं नहीं आऊँगा, बल्कि जिस तरीके से दोस्त किसी के सामने आता है, मैं दोस्त बनकर अदालत के सामने भी आऊँगा, मैं दोस्त बनकर सरकार के सामने भी आऊँगा, और फिर इस मसले का कोई हल सलूशन निकालने की कोशिश करूँगा। आपने भाई उसकी भी बात कही थी कि वो हमारे एम्प्लॉइज़ की जो एक बड़ी तादाद में इस वक्त बेचारे 1559 जो तादाद है जनाब आली, इसमें मेरे इसी चीज़ को 1559 जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में सेवारत कार्य कर रहे हैं लगातार कई वर्षों से, उसके लिए हम आपसे पूछ रहे हैं सर। जनाब आली, उसके लिए जो आप पूछ रहे हैं, इसमें कम अज़ कम मेरे ऐसे बेशुमार स्टूडेंट होंगे जिनको मैंने पढ़ाया है। बाज़ बच्चों ने 17 साल तक काम किया है, लेकिन आप ये बताइए कि 17 साल काम करने के बाद उनको आप डिस्चार्ज करते हैं, बल्कि यूँ कहिए कि उनके बच्चों के सर वो 17 साल काम बच्चे करते रहे, लेकिन लगातार कई कुलपति सीट पर बैठकर सोते रहे, इसलिए सर खतो किताबत होने में समस्या हुई। देखिए, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहूँगा कि 17 साल का एक तवील अरसा होता है, एक बड़ा अरसा होता है। इन 17 सालों में सिलेक्शन कमेटीज़ क्यों नहीं की गई? इन 17 सालों में और सारे ज़राए को, मीडियम्स को इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया कि उनकी सर्विसेज को हम बचाते? तो मैं किसी का नाम यहाँ पे नहीं लूँगा, बल्कि पिछले जो टेन्योर रहा है वाइस चांसलर, आप सर नाम लें या ना लें, यहाँ के तालिबे इल्म और यहाँ के स्टाफ को सबको पता है कि जब
एक महोदय का रिटायरमेंट का समय आया तो चुपके से जाकर फाइल पर सिग्नेचर कराए और स्टाफ में कह दिया कि किसी को पता ना चले कि मैं आज रिटायर हो रहा हूं। लेकिन महोदय हमको पता थी, और हमको ही नहीं बल्कि बहुत बड़ी संख्या को पता थी सर। जी जनाब आली, मैंने अभी आपसे कहा है कि माजी की किसी एक चीज़ को नहीं छेड़ूंगा। लेकिन जैसे आपने कहा कि अगर मुझे ये जिम्मेदारी मिलती है तो मेरा फ़र्ज़ है कि ये जो बड़ी तादाद एम्प्लॉइज़ की है, आपने तादाद भी बताई है, इन सारे लोगों को बिठाऊंगा और मैं पूरे यकीन के साथ, पूरे तवानाई के साथ ये कहना चाहता हूँ कि जो मेरी लीगल एक्टिविटीज़ होंगी उसको अंजाम दूंगा। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई मसला आता है, तो उस मसले की, उस प्रॉब्लम का सलूशन निकालूंगा। एक तो लीगल पॉइंट मेरे सामने होंगे, सरकार सामने होगी, लेकिन इन दोनों को सामने रख कर मेरा सबसे पहला ये एजेंडा होगा, अगर मैं आता हूँ, मेरे 2 एजेंडे हैं। एक तो ये एजेंडा एम्प्लॉइज़ वाला, ये सबसे पहला मेरे पास एजेंडा होगा, क्योंकि हज़ारों ऐसे घर हैं जो बर्बाद हो रहे हैं, जिनकी तालीम का मसला है, जिनके खाने का मसला है, जिनके फ्यूचर का मसला है। तो मैं सबसे ये चाहूँगा कि मैं कुछ ऐसे 1 महीने के अंदर अंदर या 15-20 रोज़ के अंदर अंदर इतनी कशी करूँ, इतना पसीना बहाऊँ कि इनकी प्रॉब्लम को किसी तरीके से हल करके इनको मैं परमानेंट करूँ, और इनके घर में चिराग जो बुझ चुका है उस चिराग में मैं तेल डालूँ और उसको दोबारा मैं रोशन कर सकूँ, ये मैं। और दूसरा जो मेरा एजेंडा होगा वो एजेंडा ये होगा कि तलबा को बनाऊँगा। ये मेरे 2 एजेंडे मेन हैं। एक तो वो एम्प्लॉइज़ जो यहाँ से डिसलॉज हो रहे हैं, उनको डिसलॉज नहीं होने दूंगा। मैं आपसे बताऊं, मैं यूँ ही नहीं कह रहा हूँ, मैं बड़ी हिम्मत के साथ कहना चाहता हूँ, मेरे साथ एम्प्लॉइज़ की भी मोहब्बत है, मैं सरकार की भी अटेंशन चाहूँगा, और ऊपर की जो अल्लाह की, एक ईश्वर की जो है, उसकी भी अटेंशन चाहूँगा। तो मेरे पास ये जो 3 चीज़ें हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये तो मसला कोई है ही नहीं, मैं बहुत आसानी से इनको हल कर दूँगा। और एक बात और कहना चाहता हूँ, मैं अपनी आपकी बात से पहले मैं कह दूं कि जो आपकी जो दिनचर्या है, जो आप लगातार बता रहे हैं कि मैं मात्र 4 घंटे 4 घंटे 4 घंटे, लगता है मोदी जी से खास मुलाकात हो चुकी है। जनाब आली, आपने मोदी साहब अक्सर मोदी साहब टहलते घूमते नजर आते हैं, लगता है हॉटलाइन है सर आपका, इसीलिए आप दम भर रहे हैं पूरे तरीके से। जनाब आली, मैं देखिए यहाँ पर मोदी साहब का कोई कसीदा खां नहीं हूँ। कसीदा कहाँ तो नहीं है सर, लेकिन हमारे एक बात मुझे कहने दीजिए पूरी, और ना मैं मोदी साहब का मुखालिफ हूँ, लेकिन मोदी साहब की एक चीज़ जो मुझे बहुत पसंद आती है कि वो बहुत पहले उठते हैं। वो क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, मैं कोई पॉलिटिशियन उस पर तबसरा करूँ, उस पर मैं टिप्पणी करूँ, मैं मोदी साहब की बार बार सवेरे के उठने की बात करता हूँ। तो मोदी साहब अगर सवेरे उठते हैं तो सवेरा उठना तो एक बहुत ही मोहब्बत का काम है, प्यारा काम है, तार जुड़े तो हुए हैं। हाँ, तो जनाब यानी कोई भी अच्छा काम हो, अगर कोई आदमी कभी गलत काम करता है तो उसको हम कहेंगे, लेकिन दुश्मन बना के नहीं करेंगे, करीब लाकर कहेंगे। अगर आप दूर रख कर कहेंगे तो आपको दुश्मन हो जाएगा, करीब लाकर कहेंगे। और ख़ास तौर से जब किसी पर आप तबसरा करें, किसी पर कोई क्रिटिसिज्म करें, तो उसके जो अच्छे पॉइंट्स हैं उसको आप उभारें, उसको करीब करें, फिर अपनी बात बड़ी आसानी से उसके दिल में उड़ेल सकते हैं, जिस तरीके से पानी को बड़े सुकून से आप गिलास पे उड़ेल देते हैं। तो अगर देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि मोदी साहब की ये 2 कुछ चीज़ें हैं, तो उससे मेरा ख़ैर प्यार करना कोई गलत ऐसी बात नहीं है, मैं समझता हूँ। सर बिल्कुल प्यार करना चाहिए, और आज से मैं भी प्यार करूँगा, मैं समझता हूँ। हाँ जी, मैं भी प्यार करूँगा सर। जी। मोदी जी से बहुत सारे आपके लक्षण मिले हुए हैं, और यकीनन शाना बशाना मुलाकात भी आपकी होती रहती है या होती होगी। मुझे विश्वसनीय सूत्रों ने बताया है कि कुलपति साहब, जो प्रोफेसर साहब हैं, वो अक्सर दिल्ली जाते हैं और ऐसे लोगों से मिलते हैं जो देश के नामचीन लोग हैं। सर, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में क्षेत्रवाद का डंका सदियों से। पहले मैं आपकी बात दूसरी तरफ ले जा रहे हैं, पहले मैं इसका जवाब देना चाहूँगा जो आपने बात कह दी है। जी दे दीजिए सर। देखिए, सबसे पहली बात ये कहना चाहता हूँ कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तस्वीर बोलती हैं, मोबाइल बोलता है। मेरी कोई एक सिंगल तस्वीर इस तरीके की आप दिखा नहीं सकते हैं कि मैं दौड़ता हूँ, दिल्ली भागता हूँ, लोगों की दावतें देता हूँ। लेकिन इतना मैंने ज़रूर किया है ना कि जब मैं अगर कुछ बन जाऊँगा
तो हुकूमत और इदारे को कोऑर्डिनेट करके कोई बात कहना चाहूँगा। लेकिन मैं अभी मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, नाम लेना मुनासिब नहीं। जितने लोग रेस में और हैं वो जिस तरीके से भाग रहे हैं, मैं भागने का कायल नहीं हूँ। मैं सिर्फ इसका कायल हूँ कि पहले इदारे में बैठ के इदारे को देखा जाए कि मैं अगर बन जाऊँगा तो इदारों को बनाऊँगा कैसे। लेकिन अगर मुस्तकिल दिल्ली की तरफ देखेंगे, मुझे बीजेपी की ये चीज़ बहुत पसंद है कि क्या ज़मीन से तुम्हारा ताल्लुक़ है कि नहीं। तो मेरा ताल्लुक़ ज़मीन से है, अपने इदारे से है। मैं भागता नहीं हूँ, लोगों की दावतें नहीं करता हूँ। मैं पहले अपने इदारे की दावतें करूँगा, अपनी तलबा की दावतें करूँगा। जो एम्प्लॉइज़ डिसलॉज होने जा रहे हैं उनको अपने दस्तरखान पर बुलाऊँगा। एक लफ्ज़ आता है तन्हा खोरी, मैं कभी तन्हा खाने का आदी नहीं हूँ। जब तक मेरे साथ लोग ना हो, मैं कभी अकेले घर में भी नहीं खाता जब तक मेरे बच्चे ना हो, जब तक मेरे तलबा ना हो। तो जनाब अली, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं मुस्तकिल दिल्ली की तरफ भागता नहीं हूँ। जिस तरह सर पिछले दिनों अकेले ही दस्तरखान की तैयारी में लोग कई बार दिल्ली गए लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। ये अच्छा है कि आपको पहले से ही समझ में है। जी सर आगे बढ़ते हैं। जी दशकों से क्षेत्रवाद हावी है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में, वो छात्र के रूप में हो या जी फैकल्टी के रूप में हो। जी जी जो आपकी रणनीति है सर, वो किस तरीके से इस मुकाबले में आगे की ओर बढ़ रहे हैं आप? देखिए, एक जो टोटल विज़न मेरे बारे में आ रहा है, टोटल जो राय मेरे बारे में आ रही है, चूँकि कभी पॉलिटिकल नहीं रहा हूँ। मेरा हमेशा ये मेरा कि मैं चूँकि टीचर हूँ, तो टीचर का काम पढ़ना, पढ़ाना, बच्चों को बनाना है। कभी कोई इलेक्शन में नहीं लड़ा हूँ, हमेशा अनकंट्रोवर्शियल रहा हूँ। तो इन किसी क्षेत्र की तरफ, क्षेत्रवादी जिसको होना कहते हैं, मैं कभी देखा नहीं। मैं आज़मगढ़ का ज़रूर हूँ, लेकिन आज़मगढ़ का जो एक ख़ास किस्म का ग्रुप है, जो पॉलिटिकल उसकी विंग है, मैं कभी उससे वाबस्ता नहीं रहा हूँ। जब बल्कि मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अभी माज़ी का जो दौर रहा है, उसमें कुछ आज़मगढ़ के ऐसे लोग थे जो बहुत एक्टिव थे, लेकिन मैं कभी एक्टिव नहीं रहा। तारिक मंसूर साहब से जब मेरी बात होने लगी, कौन है सर तारिक मंसूर साहब? नाम सुना हुआ लग रहा है। ये मेरे इंतहाई अजीज़ हैं, मेरे फार्मर सरबराह हैं। मैं हमेशा उनकी इज्जत करता अरे हूँ। कुलपति साहब जो अभी जी जी सेवा तारिक, निमित्त- मेरी जी, बात सुनिए। जी जी, याद आ गया सर, उनका याद नाम आ गया, याद अच्छा आ गया होगा। सर। जी जी, तारिक मंसूर साहब ने कहा कि इस्लाही साहब की अक्सर दिल्ली जाया करते थे सर। जनाब अली, वो उनके मसले होंगे, मैं उसके बारे में नहीं कह सकता हूँ। मेरी एक बात को तारिक मंसूर साहब ने एक्सेप्ट किया। लोगों ने मुझसे कहा कि यार, जब तुम्हारा बेटा प्रॉब्लम में था तो तुम्हारे पास इतने जर्नलिस्ट आते थे, इतने लोग आते थे, कोई बयान दे दीजिए। कभी मैंने कोई बयान नहीं दिया। ऐसा नहीं कि तारिक मंसूर साहब से मेरी कोई दोस्ती है, मैं सिर्फ ये मेरी दोस्ती वाइस चांसलरशिप से कि जो भी वाइस चांसलर होगा उससे मैं लड़ूंगा, झगड़ूंगा, वीसी लाज में जाके लड़ूंगा, झगड़ूंगा। लेकिन उसको मैं अखबार में ले आऊँ, उसको मैं स्टेटमेंट देकर बयान अपना बनाऊँ, मैंने आज तक कभी किया ही नहीं। यूनिवर्सिटी में हमारे आपने आरटीआई की बहुत लोग करते हैं एक दूसरे के बारे में, कभी आरटीआई में नहीं किया। कभी जायज़ कोई मसला हो उसके लिए भी मैंने आरटीआई नहीं कर। मैं लोगों को डांटता हूँ कि नहीं, जो कुछ कहना हो डायरेक्टली कहो, वाइस चांसलर के सामने बैठ कर करो, लड़ाई करो, सब कुछ करो, लेकिन कभी अपने घर की बात अखबार में मत ले जाओ, कभी दीवार से बाहर मत उछालो। जब उछालोगे तो घर का सारा जो राज है, घर की जो सारी मोहब्बतें हैं, वो मोहब्बतें बिखर जाएंगी। तो इस इदारे की जो मोहब्बतें हैं, मैं इसको समेटना चाहता हूँ। जो उसके रेज़े रेज़े हो गए हैं, उन सारे रेज़ों को जोड़ना चाहता हूँ और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की कंप्लीट एक तस्वीर देखना चाहता हूँ। ये मेरा मकसद है। आपको सर बहुत से लोग दर्शक श्रोता, हाँ एक सवाल और महत्वपूर्ण रह गया सर। जो कोर्ट मेंबर हैं, जी। जो वोट डालेंगे, उसमें बहुत से जनप्रतिनिधि भी अक्सर देखते हैं हम लोग, पहले भी रहे हैं कई बार। जनप्रतिनिधियों का बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप रहता है जी। उन जनप्रतिनिधियों से या जो भी कोर्ट मेंबर्स हैं आपके, कहाँ तक आपकी गुफ्तगू का दौर जारी है? देखिए, अब तक शायद ऐसा कोई कोर्ट का मेंबर हो जिससे मेरी मुलाकात नहीं हुई हो। कुछ चंद लोग ऐसे हैं जो दूर हैं, लेकिन फ़ोन पे मेरी उनसे गुफ्तगू हुई है। सारे के सारे लोगों से मैंने अपनी बात रखी है। कभी कभी वो भी जर्नलिस्ट हो जाते हैं आपकी तरह, वो भी सवालात करते हैं,
लेकिन उनके सवाल के जवाब देने से पहले मैं फ़ौरन ये कहता हूँ कि जनाब आली मैं आपका जवाब दे हूँ, लेकिन ये जो आपसे कुछ कहने के लिए आई, मैं नहीं आया हूँ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आई, बार बार मैं कहता हूँ। तो वो जो कुछ कहना चाहती है, मैं कभी अपने आप को एक्सपोज करता ही नहीं हूँ कि अबू सुफियान इस्लाही आए। मैं ये कहता हूँ कि यूनिवर्सिटी का जो कचकोल है जिसमें फ़कीर भीख मांगते हैं, तो मैं यूनिवर्सिटी का वो कचकोल लेकर आया हूँ। मैं उससे मांगना चाहता हूँ, उससे आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो मैं यकीन के साथ ये कहना चाहता हूँ, मैं कोई तादाद तो ऐसी फ़िक्स नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन अगर वक्त आएगा और आने वाला है, शायद मेरा नाम इसमें न कोई गुरूर है, न कोई सीना तानता हूँ, बल्कि बहुत ही अदब के साथ, एहतराम के साथ, रिस्पेक्ट के साथ ये बात कहना चाहता हूँ कि शायद जो सुम गुम है, जो आवाज़ आ रही, जो मैं चल रहा हूँ, जो आवाज़ें मुझे फ़ज़ा से सुनाई दे रही हैं, शायद मेरा नंबर कुछ बढ़ा हुआ नज़र आएगा, मैं जहाँ तक समझता हूँ। चूँकि मैंने उन लोगों की मोहब्बतें एक तरीके से मोहब्बत के एवज़ ख़रीद लिया है। पैसे से नहीं ख़रीदा है, मोहब्बत से ख़रीदा है। जी सर, आपकी सुगबुगाहट, आवाज़ और जो भीख मांगने का कटोरे का जो जिक्र किया था, इस पर एक वाक़या याद आ जाता है साथियों। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से जो लोग जुड़े हुए हैं, यकीनन उन्होंने सुना होगा। सर सैयद साहब जब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के निर्माण कार्य में लग रहे थे, तो वो कहीं बाहर चंदा लेने गए। उस राजा था या राजकुमार था, उन्होंने तंज कस दिया कि नाच के दिखाओ, तब हम आपको दान देंगे। तो सर सैयद साहब ने लाखों ही नहीं बल्कि करोड़ों अल्पसंख्यकों को भविष्य को देखते हुए पैरों में घुंघरू बांधे। जो आप कह रहे थे कि मुझे सुगबुगाहट और आवाज़ आ रही है, कहीं वो सर सैयद साहब के घुंघरू की तो आवाज़ नहीं। और जब उन्होंने नृत्य करके झोली फैलाई, जो आप कटोरा बता रहे थे, तो मुझे उन्होंने पैसे दिए और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की शानदार इमारतें जो ऐतिहासिक बिल्डिंग के रूप में बनती चली गईं। सर, यकीनन सर सैयद साहब की रूह और पूरे तन बदन में वो आपके रोम रोम में समाये हुए हैं, क्योंकि इतनी लंबी चर्चा में आपने लगभग हजारों बार सर सैयद साहब का नाम लिया, और यकीनन वो उनका इतना मयार है कि वो हर अल्पसंख्यक मुस्लिम और कह दूं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से जुड़े सभी लोगों के लिए मसीहा थे। तो साथियों, सर से बात बड़ी रोचक रही। सर प्रोफेसर हैं और मैं एक बात कहना एक चाहता कम हूँ। पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ। अगर मैं आपको समझाने में कुछ शब्दों की त्रुटि हुई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का तो रोम रोम ज्ञान का अथाह सागर है। यहाँ के 4th क्लास एम्प्लॉय भी देश के नामचीन अंग्रेजी संस्थानों के लिए आर्टिकल्स देते हैं। सर, कुछ कह रहे थे? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आपने सर सैयद का जो ज़िक्र किया और पैरों में घुंघरू बांधने का जो ज़िक्र किया, वो इसी अलीगढ़ नुमाइश का ज़िक्र है। अभी मैंने आपसे कहा था कि सर सैयद को पढ़ा मैंने है, तो अब जब आप आइंदा इस तरीके का ये सवाल करें, आपका सवाल इंतहाई अच्छा है और जो आपने जोड़ दिया, आप बहुत ही इंटेलिजेंट किस्म के लगते हैं मुझे। लेकिन ये अलीगढ़ की नुमाइश का वाक़या है। नुमाइश में सर सैयद ने घुंघरू बाँधा था। लोगों ने कुछ उनसे जब कहा कि आप क्या करने जा रहे हैं, उन्होंने कहा मेरे सामने मेरा वक़ार नहीं है, मेरा ख़ानदान नहीं है, मेरा माज़ी का स्टेटस नहीं है, मैं इदारे के लिए सब कुछ कर सकता हूँ। तो भी कशकोल लेकर, घुंघरू बाँध कर उन्होंने डांस किया। और शिबली, अल्लामा शिबली नुमानी ख़ास तौर से याद रखिएगा, उन्होंने इसका ज़िक्र किया है। जो सर सैयद के रफ़क़ा थे, जो कुलीग्स थे, वो शिबली भी थे, तो शिबली ने इस वाक़े को ज़िक्र किया है। इसी अलीगढ़ नुमाइश का वाक़या है। और उसके बाद इतनी पैसों की बारिश हुई कि अलीगढ़ का काम चल निकला। और देखिए वो जो काम आपके सामने है, बिल्डिंग्स आपके सामने है। तो सरकार को यही सब बताना चाहूँगा, जैसे आम तौर से कोर्ट कभी कभी कहती है, कुछ लोग और कहते हैं कि इसको फ़लाँ ने बनाया है, लेकिन इसको सर सैयद के घुंघरू ने बनाया है। मैं ये कहना चाहता हूँ। सर, डॉक्टर अंबेडकर साहब का मुझे याद आ गया। जी, फरमाइए। डॉक्टर अंबेडकर साहब विदेश यात्रा पर जा रहे थे, तो जैसे ही दहलीज से पैर बाहर रखा तो उनके भाई, दोस्त, मित्र ने कंधे पर हाथ रख दिया। अंबेडकर, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे पुत्र की मौत हो चुकी है। तो अंबेडकर साहब ने अपने बच्चे को ना देखकर कहा कि अगर मैं आज एक बच्चे की मौत को देखूंगा तो देश के करोड़ों बच्चों की मौत हो जाएगी। तो ठीक उसी तरीके से सर,
जो दूरदृष्टि थे, सर सैयद साहब हों या डॉक्टर BR अम्बेडकर हों, लगभग हमारी बात पूरी हो चली है साथियों। मैं एक बात इससे पहले कहना चाहता हूँ, आप ये सिर्फ 2-3 मिनट आपको लूँगा कि अपने एक बेटे को न देखकर मुल्क के सारे बेटों को देखना चाहते हैं। यकीन जानिए कि हमारे फार्मर वीसी ने जब ये 3 बार मुझसे कहा कि तुम्हारे बेटे को वापस लाऊंगा, तो यकीन जानिए अल्लाह शाहिद है कि 3 बार मैंने उनसे कहा कि मैं अपने बेटे को माइनस करता हूँ, अपने आप को माइनस करता हूँ। वो मेरा बेटा अकेले है तो अकेले की बात करना इंतहाई बेवकूफ़ी है। जो यूनिवर्सिटी के 40,000 बच्चे हैं, मैं उन बच्चों की बात करने के लिए आया हूँ। जब कभी कभी मैं होता था ऐसा कि मुझे बच्चों को अपने बेटे को स्कूल छोड़ना है, उधर पीरियड मेरा है और ज़िंदगी में पहला पीरियड हमेशा लेता रहा। ज़िंदगी में 8 बजे यूनिवर्सिटी पहुंचता रहा, शायद पूरी यूनिवर्सिटी में आप नहीं ले सकते। जब मेरी वाइफ कहती थी बच्चों, मैंने कहा बच्चों को नहीं ले जा सकता हूँ, वहाँ 40 बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे हैं क्लास में। तो एक मेरा बेटा अगर स्कूल नहीं जाएगा तो उसका उतना नुकसान होगा जो 40 बच्चों को नुकसान होगा।